अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं शालिनी आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में हम लेकर के आते हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि क्या है विशेष आपके लिए आज के कार्यक्रम में। पाली हाउस में झरबेरा फूल की खेती भाग 1। टमाटर एवं खीरा की फसल में रोग एवं कीट प्रबंधन उपाय। जैविक कीटनाशी रसायनों के लाभ एवं महत्व पर जानकारी। किसान भाइयों, वैसे तो हर मौसम में हमारे द्वारा उगाई जाने वाली फसलों पर तरह तरह के कीटों और रोगों का प्रकोप ही हमारी फसल को नुकसान पहुंचाता है। लेकिन बरसात के मौसम में ये रोग और कीट हमारी फसल को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ती। इसीलिए हम मौसम में टमाटर और खीरे की फसल को बचाने के लिए कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, इस विषय पर विस्तृत जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर यशवंतराव परमार, उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौणी सोलन के वैज्ञानिक डॉक्टर संदीप कंसल। किसान भाइयों, आज मैं आपको टमाटर, बरसात के मौसम में टमाटर व खीरे में विभिन्न तरह की बीमारियों और कीड़ों के प्रकोप के बारे में बताऊंगा। वह इनके निदान के लिए क्या क्या सावधानियां व क्या उसका कीटनाशक व फफूंदनाशक का स्प्रे क्या करें, उसके बारे में अवगत कराऊँ। किसान भाइयों, जैसे कि आपको मालूम ही है कि टमाटर के पौधे में जिनके बीजाणु या जीवाणु जो है ज़मीन में जनित रहते हैं, और जैसे ही वो पौधे के जो हिस्से हैं, पत्ते हैं या फल हैं, उनके संपर्क में आते हैं तो विभिन्न तरह की बीमारियों को वो पैदा कर देते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि इस टमाटर के पौधे में अगेता झुलसा की मार पड़ रही है, जिससे कि पत्ते सूख रहे हैं, क्योंकि ये पत्ते बिल्कुल ज़मीन के साथ संपर्क में है। जैसे ही जो कोई पानी का छींटा पड़ता है, उसका बीजाणु जो है इस पत्ते के संपर्क में आने पे उसमें बीमारी छोड़ देता है। किसान भाइयों, फसल के दौरान कुछ एक पौधे सूख जाते हैं, खासकर ये पौधे बरसात में जब पानी बहुत रुक जाता है खेतों के बीच में, तब बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। बहुत ज़्यादा पौधे जो हैं वो सूख जाते हैं। तो ये जो बीमारियां हैं ये भी, इनके बीजाणु भी ज़मीन में जनित होते हैं। खासकर ये बीमारियां वहाँ पनपती हैं जहाँ पानी की निकासी का पूर्ण प्रबंध ना हो और पानी खड़ा हो। और कई सालों से हम दोबारा एक ही फसल को हम ले रहे हैं, टमाटर को एक ही खेत में हम लगा रहे हैं। इसलिए आवश्यक है कि खेत में पूर्ण निकासी, पानी की निकासी का प्रबंध हो। हमें फसल चक्कर भी उन फसलों के साथ करना चाहिए, ये बीमारियां उन पे अपना प्रकोप ना छोड़े। किसान भाइयों, हमें इस रोग से बचने के लिए मिट्टी की जांच भी करा लेनी चाहिए, क्योंकि ये जो रोग है, अगर एक पीएच होता है, अगर 0 से 14 जिसकी रेंज होती है, अगर वो एसिडिक रेंज में है, मतलब 7 से अगर 6 है अगर पीएच, तो ये रोग ज़्यादा पनपता है। तो इसका हमें जांच करा लेनी चाहिए, और उसके जांच के हिसाब से हमें चूने का पाउडर हम खेत में डालते हैं, ताकि पीएच को हम 7 की तरफ ले जाएं। किसान भाइयों, जैसे कि आप देख रहे हैं कि टमाटर की काश्त करते हुए हमें नीचे ज़मीनी सतह से 20 सेंटीमीटर तक जो है पत्ते निकालने चाहिए, क्योंकि इन पत्तों के निकालने से हम जो ज़मीन में जनित
बीमारियों के बीजाणु हैं, बरसात के मौसम में बरसात का छींटा पड़ता है तो ये बीजाणु इन पत्तों व फलों पे चिपक जाते हैं और बीमारी पैदा करना शुरू कर देते हैं। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम नीचे के जितने भी पत्ते हैं वो उनको अच्छी तरह निकाल दें, सफाई से पौधे को आगे को बढ़ाएं। अगर ये रोग आ रहा है तो हम इस रोग के बचने के लिए ब्लाइटॉक्स या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड के घोल का, जैसे 3 ग्राम प्रति लीटर के घोल का हम पौधे के जड़ों के पास उसके सिंचाई कर सकते हैं। पर ये एक पूरा इसका निदान नहीं है, पर कुछ हद तक ये इस रोग को बचा सकता है। इंडोफिल M45 जो मैंकोजब नाम के एक केमिकल होता है, जो इंडोफिल के नाम से भी बिकता है, डाइथेन M45 के नाम से भी बिकता है, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी मात्रा 35 से 40 ग्राम प्रति 15 लीटर में रहती है। इसके साथ जीवाणु रोगों के बचने के लिए स्ट्रेप्टोसाइक्लिन नाम की एक दवाई आती है, इसका 1.5 ग्राम प्रति 15 लीटर में हम इस्तेमाल करते हैं। इन दवाइयों को दोनों को मिलाकर भी हम विभिन्न प्रकार के फफूंद व जीवाणु जनित रोगों के उपचार में प्रयोग करते हैं। इसके साथ साथ एक दवाई है ब्लाइटॉक्स, जिसको कॉपर ऑक्सीक्लोराइड के नाम से जानते हैं, उसका हम 2.5 से 3 ग्राम प्रति लीटर, मतलब 40 से 45 ग्राम प्रति 15 लीटर पानी के घोल में मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं। बरसात के मौसम में खीरे में विभिन्न कर्षण क्रियाओं द्वारा हम अच्छी उत्पादकता ले सकते हैं। जैसे कि खेत में आप देख रहे हैं, इसमें पूरी अच्छी तरह से खरपतवार निकाले गए हैं, साफ सफाई है। इसी तरह खीरे में भी कई तरह की बीमारी होती है, जैसे चूर्ण सीता रोग होता है, चूर्ण सीता जिसको हम पाउडरी मिल्ड्यू भी कहते हैं। इसके लिए एक विभिन्न तरह की दवाई है जिसमें हम कॉन्टाफ या कैराथेन का हम 7.5 ml प्रति 15 लीटर पानी, या कुंटाफ का भी 7.5 ml प्रति 15 लीटर पानी के घोल में स्प्रे कर सकते हैं। या अगर ये दवाई उपलब्ध ना हो तो बेबिस्टिन नाम की दवाई का भी हम स्प्रे इसी मात्रा के हिसाब से कर सकते हैं। इसके अलावा जो खीरे में जो बीमारियां आती हैं, जैसे डाउनी मिल्ड्यू है, इसके लिए भी हम वही दवाइयाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे इंडोफिल M45 या रिडोमिल MZ का। अगर डाउनी मिल्ड्यू जो बहुत ज़्यादा है तो उसके लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें एक और बीमारी आती है एंगुलर लीफ स्पॉट, जो जीवाणु जनित रोग है। इसके लिए हम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन के घोल का सिफारिश करते हैं। बरसात में ये ध्यान देने की ज़रूरत है, जितने भी हम फफूंदनाशक खासकर नॉन सिस्टमिक फफूंदनाशक करते हैं उसमें स्टिकर लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर बरसात होती है तो ये दवाइयाँ धुल जाती है, उसमें स्टिकर लगाने से ये दवाइयाँ उसमें चिपकी रहती है। इन दवाइयों के इस्तेमाल के साथ साथ हम, जैसे टमाटर में सड़न रोग, फल सड़न रोग लगता है, या शिमला मिर्च में फल सड़न या रूट रोट लगता है, उसके लिए रिडोमिल MZ नाम की एक दवाई है। इसका भी हम 35 से 40 ग्राम प्रति 15 लीटर में इस्तेमाल करते हैं। विभिन्न कीटनाशक, जैसे रस चूसने वाले कीटनाशक जैसे इमिडाक्लोप्रिड नाम की दवाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस दवाई का हम 15 ml प्रति 15 लीटर में घोल में हम स्प्रे कर सकते हैं। इसके अलावा प्रोफेक्स या डेसिस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो पत्ते काटते हैं या फल में छेद करते हैं, उसके लिए डेसिस या प्रोफेक्स का उपयोग अच्छा रहता है। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे और कार्यक्रम में आगे देंगे आपको बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियां। BBC दुनिया को है जिस पर भरोसा। ग्लोबल इंडिया जोड़े आपको पूरी दुनिया से आपकी अपनी भाषा में। ETV के दर्शकों के लिए BBC के मंजे हुए रिपोर्टर ग्लोब के हर सिरे से लाएंगे जिंदगी का सच। स्क्रीन पर उभरेगी बनते बदलते भारत की पूरी तस्वीर। संसार भर के सारे समाचार मैं नेहा भटनागर लेकर आऊंगी। BBC ग्लोबल इंडिया, महसूस करें खबरों की धड़कन। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर।
किसान भाइयों, कल आपने जैविक खेती करने वाले किसानों का अनुभव देखा था और इसी कड़ी को आगे रखते हुए आज हम लाए हैं फसल से अच्छा उत्पादन लेने हेतु फसल को कीट और रोगों से मुक्त रखने के उपाय। लेकिन किसान भाई अंधाधुंध रासायनिक दवाओं का प्रयोग करते हैं और इन रसायनों का भूमि और पर्यावरण पर विपरीत असर पड़ता है। इन सभी समस्याओं के समाधान हेतु कृषि वैज्ञानिकों ने विभिन्न जैवनाशी रसायनों को इजाद किया है, जिससे कम खर्च में फसलों में लगने वाले कीटों का नियंत्रण किया जा सके। इसके बारे में आज हम जानकारी लेंगे। जैविक खेती का जो नई तकनीक आई है, पशु मूत्र का उपयोग कैसे करें ताकि पशु मूत्र के उपयोग से कीटनाशक, बीमारी नाशक और पोषक तत्व ये सारी चीज़ें किसान को मिल जाए तो रासायनिक उर्वरक और रासायनिक दवाएं जो काम में ले रहा उस सब से छुटकारा मिल सकता है। पशु मूत्र का अर्थ यह है कि जो भी चार पैर वाला पशु है, इसमें कोई किसान ये शंका नहीं रखेगा कि भाई पशु मूत्र का मतलब गिर नस्ल की या देसी गाय होनी चाहिए, ऐसा नहीं। 8-10 चीज़ें जो मिश्रण करके अगर 10 से 15 दिन के अंदर सड़ा दें ऐसे प्लास्टिक के ड्रम में, तो उसके बाद छान करके जो दवाई बनेगी वो कीटनाशक, बीमारी नाशक और खुराक तीनों का काम करेगी। इसमें उदाहरण के तौर पे जैसे 10 लीटर पशु मूत्र है, 10 लीटर पशु मूत्र के अंदर 2 किलो ताज़ा गोबर और 2 किलो नीम के पत्ते, नीम के जो जिस पे पत्ता लगा हुआ होता है डंठल सहित, वो 2 किलो नीम के पत्ते डालने हैं। आधा किलो आंकड़ा, जो सफ़ेद आंकड़ा हो चाहे देसी कोई सा भी आंकड़ा हो, आंकड़े के पत्ते, हरे पत्ते डाल के रहते हैं। आधा किलो एक काला आंकड़ा बोलते हैं जिसको आपको नसरगंडी कहते हैं उसको, ये काला आंकड़ा सब जगह नालियों के किनारे वगैरह सब जगह मिल जाता है। इसको गाय, भैंस, बकरी वगैरह कोई नहीं खाते हैं। और आधा किलो एक जरमरी करके सभी जगह, ये भी सभी जगह मिल जाती है, जिसके छोटे छोटे कांटे होते हैं और पीले कलर के फूल होते हैं। इसको भी कोई गाय, भैंस, बकरी खा जाता है तो मर जाता है। तो अनावश्यक रूप में नुकसानदायक भी है, वो चीज़ें इसमें काम में आ सकती है। इसके साथ 250 ग्राम लहसुन, जो गांठे सहित उसको थोड़ा पत्थर से फोड़ करके उस लहसुन की गुड़ी फूट जानी चाहिए। पाव भर गुड़, देसी गुड़ हो चाहे बेली का जो ठोस गुड़ हो वो डाल देते हैं। और 100 ग्राम धतूरे के डोडे, धतूरा आता है उसके डोडे रहते हैं, हरे डोडे, उनको भी कूट के इसमें डाल दें। इसके साथ में 50 ग्राम तंबाकू, जो भी तंबाकू के पत्ते हैं वो तंबाकू के पत्ते डालते हैं। और 10 से 20 ग्राम मिर्ची, आकी मिर्ची को थोड़ा कूट लें, कूट करके इसमें डाल सकते हैं। इन सभी चीज़ों को 15 से 20 दिन तक प्लास्टिक के ड्रम में गड़ाएं या मटके के अंदर सड़ाएं। स्टील का या तांबे का कोई पात्र है उसमें नहीं गड़ाएं, क्योंकि पशु मूत्र के अंदर एसिड होता है, अगर उसमें गड़ा दिया तो उसमें छेद पड़ जाएंगे। इसलिए प्लास्टिक का पात्र कोई भी, बाल्टी है, टब है, ये ड्रम है या मटका है, इसमें किसी से भी 15 से 20 दिन तक सड़ाने के बाद में रोज़ इसको सुबह शाम लकड़ी से हिलाना है। सुबह शाम हिला करके ये ढक्कन वगैरह जो भी है उससे ढक दें। ढकने का अर्थ ये है कि कोई बच्चे वगैरह इसको नुकसान नहीं पहुंचाए, इसके अंदर हाथ नहीं डालें। ये चिंता नहीं करें कि एयर टाइट होना चाहिए, एयर टाइट करने की कोई आवश्यकता नहीं। बाल्टी है तो उसके ऊपर कपड़ा बांध दें, या कोई टब है तो पत्थर रख दें, या कोई ढक्कन ढक दें ताकि बच्चे वगैरह इसको नुकसान नहीं पहुंचाए। और सुबह शाम रोज़ इसको हिलाते रहें, वापस ढक दें। छाया के अंदर जो इसको रखें। 15 से 20 दिन के बाद में इसको छान करके बगदा निकलता है, उसको आपकी जो भी रोड़ी है डाल लें, वर्मी कंपोस्ट है तैयार करें तो उसमें डाल दें। और इसके तरल पदार्थ को वापस जरी कैन में भरना है। जरी कैन में भरने के बाद इसका प्रयोग करना अब फसल के ऊपर प्रयोग करते समय एक टंकी, जैसे 15 से 16 लीटर की टंकी आती है, अपन दवाई छिड़कने वाली टंकी होती है, उसके अंदर केवल 2 लीटर डालना। 2 लीटर ये डाल दिया और बाकी बचा जो पानी से भर दिया। अब फसल के ऊपर छांटना, ध्यान ये रखना कि कोई भी फसल, पहला छिड़काव फसल में 30 से 35 दिन की अवस्था में करना है, दूसरा छिड़काव 45 से 50 दिन की अवस्था में करना, तीसरा छिड़काव 60 से 65 दिन की अवस्था में छिड़काव करना है। 3 छिड़काव, कोई दाल वाली, अनाज वाली, तिलहन वाली कोई फसल है उनके अंदर 3 छिड़काव पर्याप्त होते हैं। और 1 बीघा में कम से कम 6 टंकी ये पदार्थ छांटना है। किसान क्या करते हैं, कोई भी दवाई हो उसको 6 टंकी के बजाय 3 टंकी कर देते हैं और दवाई 6 टंकी की डाल देते हैं। ऐसा नहीं करना है। 6 टंकी 1 बीघा में छांटना, तो प्रत्येक टंकी में
1 बीघा के अंदर यानी 12 लीटर ये तरल पदार्थ चाहिए। अगर सब्जी वाली फसल है तो सब्जी वाली फसल में भी प्रथम छिड़काव 30 से 35 दिन की अवस्था में करना और उसके बाद में हर 15 दिन के ऊपर छिड़काव करते रहना जब तक वो फसल फल दे रही है या फलदार बगीचा है तो उसका 30 दिन की अवस्था के बाद में हर 15 दिन के ऊपर छिड़काव करते रहना चाहिए। 30 दिन की अवस्था से कम अवस्था में अगर छिड़काव कर दिया तो पौधा मर सकता है, क्योंकि इसमें एसिड रहता है और कंसंट्रेशन जो इसकी सांद्रता अगर आपने 2 लीटर डाल दी तो पौधा इतना सहन नहीं कर पाएगा। इसलिए 30 से 35 दिन की अवस्था के बाद में इसको छिड़काव करना है। इससे क्या होगा, ये पौधा इसके रस को ग्रहण करेगा, चूसेगा, तो पौधे के रस के अंदर ये जहर के रूप में जमा हो जाएगा, तो कोई कीड़ा बीमारी पास में भटकेगा भी नहीं। पौधे के ऊपर बैठना तो दूर की बात है। किसान भाइयों, अपने हरियाणा में आज बहुत से किसान पॉली हाउस में फूलों की खेती करने लगे हैं। इसमें कार्नेशन, झरबेरा और एंथ्यूरियम आदि फूलों की खेती करके अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। आज कुछ नए किसान भी पॉली हाउस में झरबेरा की खेती करना चाहते हैं, तो उन्हें कुछ महत्वपूर्ण कार्यों को ध्यान में रखना होगा। तो कौन कौन से हैं वो महत्वपूर्ण कार्य, इसकी जानकारी लाए हैं अन्नदाता कार्यक्रम के इस अंश में। झरबेरा फूल आज के समय में सबसे महत्वपूर्ण व्यावसायिक फूल बनता जा रहा है, जिसकी मांग देश एवं विदेशों में देखते हुए देश और प्रदेश के प्रगतिशील किसान व्यावसायिक स्तर पर इसकी खेती कर खूब लाभ कमा रहे हैं, जिसके कारण पूरे देश में इसकी खेती की तरफ रुझान बढ़ रहा है। परंतु इसकी खेती अच्छी गुणवत्ता वाले फूल की खेती के लिए 200 माइक्रोन की मोटी पॉलिथीन वाली पॉली हाउस एवं शेड नेट में सबसे उपयुक्त है, जो हर परिस्थिति के लिए उपयुक्त है। बस जरूरी है कि इसकी खेती के लिए भूमि चुनाव से लेकर फूल को बाजार में बेचने तक सभी प्रबंधनों को सही तरीके से संपादित करें। तो पहले बात स्थान चयन एवं भूमि चुनाव की, तो इसकी खेती के लिए जमीन समतल हो तथा ऊंचे स्थान पर हो, जहां हवा का रुकाव न हो। कम से कम 30 मीटर की दूरी तक कोई भी बहुमंजिला इमारत ना हो तथा अच्छी गुणवत्ता एवं सिंचाई जल की व्यवस्था हो वहां पर करनी चाहिए। यदि झरबेरा फूल की किस्मों की बात करें तो झरबेरा फूल की किस्में विभिन्न रंगों की होती हैं, जैसे लाल, पीला, मैरून, सफेद, गुलाबी। इसके अलावा बहुरंगी किस्में हैं। यदि झरबेरा फूल को खुले में उगाया जाए तो इसकी गुणवत्ता एवं आकार दोनों अच्छी नहीं रहती। बाजार मांग एवं रंगों के अनुसार निम्न प्रकार हैं, जिसमें से इसका चयन कर आप झरबेरा की खेती कर सकते हैं, जो इस प्रकार हैं। जहाँ तक इसके लिए उपयुक्त मिट्टी की बात है, झरबेरा फूल से सफल उत्पादन के लिए मिट्टी का चुनाव सबसे महत्वपूर्ण है। इसके लिए मिट्टी पोषण युक्त उर्वर मिट्टी जिसका पीएच मान 6 से 7 के बीच हो, वह सर्वोत्तम होती है। बेड के लिए यदि चिकनी मिट्टी है तो मिट्टी 55%, बालू 15%, कंपोस्ट 30% तथा धान की भूसी 4 किलो प्रति वर्ग मीटर दर होना चाहिए। यदि दोमट मिट्टी है तो मिट्टी 55%, बालू 10%, कंपोस्ट 30% तथा धान की भूसी 2.5 किलो प्रति वर्ग मीटर दर होना चाहिए। अब बात आती है पौधरोपण हेतु बेड की तैयारी। तो बेड की तैयारी के पूर्व मिट्टी को रोग एवं कीट रहित करने के लिए 100 वर्ग मीटर के लिए 7 से 10 लीटर फॉर्मेल्डिहाइड दवा को 100 लीटर पानी की दर से मिलाकर
पावर स्प्रे से छिड़काव कर उसे पॉलिथीन शीट से ढककर चारों ओर से दबा दें, जिससे मिट्टी में पड़ी दवाइयों से बनने वाली गैस बाहर न जाए। 3 से 4 दिन बाद पॉलिथीन शीट हटाकर मिट्टी में पानी भर दे तथा 3 से 4 दिन तक लगातार फावड़े की सहायता से पलटते रहना चाहिए। सुगमता पूर्वक सभी कृषि कार्य संचालन होने के लिए झरबीरा की खेती रेज बेड पर की जाती है और बेड की ऊंचाई 45 सेंटीमीटर तथा बेड की चौड़ाई 60 सेंटीमीटर एवं दोनों बेडों के बीच की दूरी 30 सेंटीमीटर होनी चाहिए। जहां तक खाद उर्वरकों की उपयोग की बात है तो बेड तैयार होने के बाद बेसल उर्वरक रूप में सिंगल सुपर फास्फेट 2.5 किलोग्राम मैग्नीशियम सल्फेट, आधा किलोग्राम बायोजाइम ग्रेन्यूल्स, 200 ग्राम ह्यूमिगार्ड ग्रेन्यूल्स 200 ग्राम प्रति 10 वर्ग मीटर की दर से बेड के ऊपर की सतह में मिला देना चाहिए। झरबेरा की खेती में पौधरोपण एक महत्वपूर्ण कार्य है जिसे बड़ी सावधानी पूर्वक करना चाहिए। सामान्य रूप से जनवरी से मार्च एवं गर्मी में रोपाई जून से अगस्त तक की जाती है। इसका रोपण बेड पर पंक्तियों में किया जाता है, जिसमें पंक्ति से पंक्ति दूरी 30 से 40 सेंटीमीटर तथा पौधे से पौधे की दूरी 35 से 30 सेंटीमीटर रखते हैं। 1 वर्ग मीटर में 6 से 7 पौधे रखना उत्तम रहता है तथा रोपण के समय ये ध्यान देना चाहिए कि जड़ की मिट्टी को किसी भी प्रकार का नुकसान न हो तथा पौधे का मुख्य भाग जमीन से ऊपर अथवा जमीन की सतह के बराबर में होना चाहिए। रोपण के बाद पाली हाउस में 4 से 6 सप्ताह तक आर्द्रता 80% से लेकर 90% तक होनी चाहिए। रोपाई के तुरंत बाद हल्की सिंचाई करें। छिड़काव विधि से सिंचाई करना अधिक लाभप्रद रहता है। रोपाई के 3 सप्ताह बाद टपक सिंचाई विधि अपनाना उचित रहता है। टपक विधि से सिंचाई के लिए 4 से 5 लीटर पानी प्रतिदिन प्रति वर्ग मीटर की आवश्यकता पड़ती है। इस विधि से सिंचाई करने से 500-700 मिलीलीटर पानी प्रति पौधा प्रतिदिन प्राप्त होता है। पानी की मात्रा मौसम भूमि के प्रकार पर निर्भर रहती है। पौधों को पानी हमेशा दिन में 12 बजे के पहले ही देना चाहिए। रोपाई के 3 सप्ताह बाद उर्वरकों से NPK 19:19:19 का 0.4 ग्राम मात्रा प्रति पौधे की दर से 1 दिन के अंतराल पर पहले 3 माह तक या जब तक वानस्पतिक पर पौधा हो उस मात्रा में देते रहना चाहिए। जब पौधों पर फूल आने लगते हैं तब NPK 12:8:35 का 0.4 ग्राम मात्रा प्रति पौधे की दर से 1 दिन के अंतराल पर देते रहना चाहिए। इससे अधिक फूल एवं फूल गुणवत्ता अच्छी रहती है। इसके अलावा पौधों को सूक्ष्म पोषक तत्व की भी आवश्यकता होती है। इसके लिए 40 ग्राम सूक्ष्म पोषक तत्व 1000 लीटर पानी के साथ मिलाकर सिंचाई के साथ दिया जाए तो गुणवत्ता युक्त फूल पैदा होते हैं। हमेशा 2 से 3 माह के बाद मिट्टी की जांच कराते रहना चाहिए, जिससे कि उर्वरक का प्रबंधन ठीक प्रकार से किया जाए तथा उर्वरकों का प्रयोग हमेशा सुबह 6 से 7 बजे तक कर देना चाहिए, जिससे पौधे उर्वरकों का पूर्ण रूप से उपयोग कर लेते हैं। कम से कम सिंचाई के लिए 12 घंटे के बाद उर्वरकों का प्रयोग होना चाहिए। पौधे में खरपतवार से मुक्त रखने के लिए निराई गुड़ाई करना आवश्यक है। यदि ऊपर की जमीन कुछ सख्त दिखाई दे तो 10-15 दिनों के अंतराल पर खुरपी द्वारा हल्की गुड़ाई कर देनी चाहिए। समय समय पर खरपतवारों को हटा देना चाहिए। आगे और भी है कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और कमर्शियल ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे। BBC दुनिया को है जिस पर भरोसा। ग्लोबल इंडिया जोड़े आपको पूरी दुनिया से आपकी अपनी भाषा में। ETV के दर्शकों के लिए BBC के मंजे हुए रिपोर्टर ग्लोब के हर सिरे से लाएंगे जिंदगी का सच। स्क्रीन पर उभरेगी बनते बदलते भारत की पूरी तस्वीर। संसार भर के सारे समाचार मैं नेहा भटनागर लेकर आऊंगी। BBC ग्लोबल इंडिया, महसूस करें खबरों की धड़कन।
ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है और चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या फिर दो महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। की मशीन है, 4 लाइन इसमें रोपाई होगा। एक दिन भर में 4 किसान 4 आदमी मिला के ये दिन भर में 2 एकड़ रोपाई हो सकता है इसमें। और 4.5 HP का इंजन लगा हुआ है। इसका 1 घंटे में डीजल खपत 1 लीटर है और ये दिन भर में समझ लीजिए करीब करीब 4 लीटर डीजल लेगा 2 एकड़ के लिए रोपाई करने के लिए। पहले पन्नी बिछाना है, पन्नी के ऊपर एक फरमा बिछाते हैं। उस फरमा में 1 सेंटीमीटर मिट्टी डालते हैं। उसके बाद फिर दाना डालते हैं। दाना डालने के बाद उसको दाने को ऊपर से ढकते हैं। ढकने के बाद पानी डाल देते हैं। इसको कीचड़ मता के भी डाला जा सकता है। उसमें ऊपर से ढकने के लिए हल्का सा अपने को गोबर खाद या राखड़ का उपयोग करना पड़ेगा और उसके बाद ये 15वें दिन रोपाई करने के लायक तैयार हो जाता है। ये एकदम जमीन से चिपका हुआ पानी जितना कम से कम रखेंगे उतना अच्छा मशीन का परफॉर्मेंस रहेगा। और इसको 2 दिन पहले इसको मता के फिर मशीन को चलाएं जिससे मिट्टी भागेगा नहीं। और पौधे से पौधे की दूरी 4 इंच है और लाइन टू लाइन की दूरी 8 इंच है, इसलिए इसका प्रोडक्शन अधिक आएगा। सूर्य का प्रकाश हर पौधे को बराबर मिलेगा, खाद पानी बराबर जाएगा। ये मशीन पहले 8 की मशीन आती थी। 8 से ये सस्ती है मशीन। इसका कीमत 1,35,000 रुपये है। गवर्नमेंट अगर इसमें 50% अनुदान दे देती है तो करीब 65-67 हज़ार किसान को देना पड़ेगा। लेबर की समस्या से बहुत ही ज़्यादा राहत मिलेगी और अपने घर परिवार मिलके अपना 5-7 एकड़ का खेती कर सकेंगे। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। और आइए आप देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। पॉली हाउस में झरबेरा फूल की वैज्ञानिक खेती भाग 2। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता ETV हरियाणा हिमाचल प्रदेश, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है annadaata.hr.hp@etv.co.in। इसके अलावा हमारी निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800-108-4599 पर सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच आप संपर्क कर सकते हैं। तो फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर से इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं ETV न्यूज हरियाणा हिमाचल प्रदेश, खबर ही जीवन है।